डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है और मैं केरल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपनी जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैं इस कहानी को शुरू तब से कर रहा हूं जब मेरी उम्र 8 साल थी। उस समय मेरे पास एक छोटी सी साइकिल हुआ करती थी और उसी साइकिल के सहारे मैं अपने गांव में घूमा करता था। मेरे पिता कहा करते थे गांव से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, इसीलिए मैं गांव के बाहर जाता नहीं था। मेरे कई दोस्त आसपास के गांव में रहा करते थे। वो मुझसे मिलने की बात करते थे। वो साइकिल से हमारे गांव आया करते थे और मुझे कहते थे कभी हमारे गांव भी आओ। मैं कभी उनके गांव जा नहीं पाया था। 8 साल की उम्र हो गई थी। मुझे लगा करता था मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन पिता मना करते रहते। अकेले नहीं जा सकते, किसी बड़े के साथ ही जाना होगा, और कोई बड़ा मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए बस गांव में कैद हो गया था। लेकिन स्कूल जाने के लिए अपने गांव से निकलने का छोटा सा मौका मिलता था मुझे। जो स्कूल था हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ये छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल था और वहां तक जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो सड़क बिल्कुल सुनसान सी हुआ करती थी। वहाँ कुछ छोटी छोटी चाय की टपरियाँ हुआ करती जिनकी मैं पहचान करता कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और रास्ते में अलग अलग गांव से मेरे दोस्त मिलते और हम झुंड बनाकर साइकिल लेकर उस स्कूल तक पहुंच जाते। हर रोज़ का ये काम हुआ करता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपनी ज़िंदगी से। बस ऐसे दोस्त ज़िंदगी भर आपसे जुड़े रहें, यही मुराद थी भगवान से मेरी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। ये गर्मियों की छुट्टियां थी और अपने गांव से निकलने का मौका ढूंढ रहा था मैं। मेरे दोस्त मेरे गांव में आ रहे थे, मैं उनके पास जा नहीं पा रहा था। वो तो बातें बता रहे थे कि हमारे गांव में मेला लगा हुआ है, आओ वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, तुम्हें खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। मैं अपने पिता को कहता जा रहा था कि मेरे साथ चलिए, लेकिन पिता एक बैंक में काम किया करते थे और उन्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी, और माँ तो घर के काम में डटी रहती थी। इसलिए हर बार मैं कहता रहता कोई मेरे साथ चलता ही नहीं। इस बार मैंने सोचा था क्यों ना मैं उस गांव में अकेला जाकर आऊं। सुबह सुबह निकल लूँगा बहाना लगाकर कि स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ पर जाना है, और इसकी तैयारी 1 हफ्ते पहले शुरू कर दी। पहले से ही अपनी माँ को, अपने पिता को कहता रहा कि स्कूल में छोटा सा फंक्शन है। वो मान नहीं रहे थे कि स्कूल की छुट्टियों में कौन सा फंक्शन आ गया। मैंने कहा कई टीचर मिलकर ये कह रहे हैं कि स्कूल में इकट्ठा होना है ताकि पढ़ाई कोई भूल ना जाए। सब मस्ती करेंगे और इसके बाद सबको जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। किसी तरह मैंने पिता को मना लिया, माँ को मना लिया, और जेब में 10 रुपए लेकर मैं सीधा निकल पड़ा था अपने दोस्त के गांव की ओर। और सुबह सुबह जिन रास्तों से मैं जा रहा था उन रास्तों में मैं कभी नहीं गया था। हमेशा मेन सड़क का ही इस्तेमाल किया था। आज पहली बार कई छोटे छोटे गांव के बीच से बनी वो छोटी छोटी सड़कों का इस्तेमाल मैं कर रहा था। वहाँ सब मुझे देख रहे थे, कैसे 8 साल का बच्चा कितनी तेजी से साइकिल चलाता हुआ आगे कहीं जा रहा है। पहली बार इतना लंबा सफ़र मैं अकेले कर रहा था। स्कूल जाते वक्त भी रास्ते में कई दोस्त साइकिल पर मिल जाते हैं, लेकिन इस बार अकेलेपन का एहसास हो रहा था। मुझे मेले में पहुंचने की जल्दी थी। अपने दोस्त के घर को भी ढूंढना था, लेकिन रास्ते में जो गांव पड़ता था वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। इस गांव में 50 से 60 घर थे, लेकिन एक बड़े घर में आग लगी हुई थी। शायद पूरा घर जलकर खाक हो गया था, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं उसी सड़क से निकलने वाला था, लेकिन सड़क पर इतने ज़्यादा लोग कि निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कोई तो बाल्टी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उस घर के पीछे के हिस्से से किसी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब मैं साइकिल लेकर आगे तो जा नहीं सकता था, तो मुझे भी वहाँ पर रुकना पड़ा। और जब मैंने अपनी साइकिल एक खंबे से बांध दी, उसके बाद मैं देखने लगा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या है।
मैं कई लोगों से पूछ रहा था, लेकिन एक छोटे बच्चे को कोई जवाब नहीं देता। हर कोई जैसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। चीखों की आवाज़, रोने की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद वहाँ लगभग 1 घंटा में रहा था और आग को बुझाया गया। वहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके थे और इसके बाद उन्होंने जो जो बताना शुरू किया, मैं बहुत डर रहा था। यहाँ सुबह सुबह आग लग गई और इस घर के दरवाजे खुल नहीं पाए। घर में 4 मेंबर थे और चारों की मौत हो गई। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, वो भी जलकर अंदर मारा गया और उसकी लाश को निकाला जा रहा था। ये देखकर मेरे हाथ पैर फूलने शुरू हो गए थे। पहली बार किसी को मरा हुआ देखा था। वो सड़ी हुई लाश और वो गंदी बदबू। मैं चकराने लगा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे उल्टी का मन कर रहा था। इसी के साथ आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मुझे लगा जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैंने 4 ही कदम भरे थे और मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ समय बाद मेरे चेहरे पर पानी मारा जा रहा था। कुछ लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी मारा और वो मुझसे पूछे जा रहे थे, तुम कहाँ से आए हो, क्या हुआ तुम्हें? और मैं उन्हें बता रहा था, पहली बार देखा मैंने ऐसा कुछ, इसलिए मैं घबरा सा गया, शायद मुझे चक्कर आ गए होंगे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद मुझे ठंडी लस्सी पिलाई गई और वहाँ पर मुझे बिठा दिया गया। कुछ लोग ठंडा पानी मेरे लिए ला रहे थे तो कुछ बिल्कुल गीला टॉवल मेरे लिए ला रहे थे सर पर रखने के लिए। तब जाकर मेरी सेहत में सुधार सा हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा, जहाँ से आए हो जल्दी चले जाओ, इस तरह से किसी गैर गांव में जाना नहीं चाहिए, तुम्हारी उम्र अभी कम है। मैं जल्दी से साइकिल चलाकर आगे की तरफ बढ़ गया। कहीं कोई मेरे पिता का जान पहचान वाला हुआ ना, बहुत ज़्यादा पिटाई होगी घर पर जाकर। मैं तब भी घर जाना नहीं चाहता था। मुझे मेले की इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि मैं बस मेला देखना चाहता था। फिर मैं अपने दोस्त के घर पर पहुंच गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त का घर ढूंढा जो आसानी से मिल गया। उसे लेकर मेले में पहुंचा और लगभग 4 घंटे हमने जो मस्ती की मैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्त के पास 150 रुपये थे और उसने उन 150 रुपये को खर्चा। कभी हम खाते, कभी झूले पर बैठते, कभी छोटा मोटा सामान लेते, कभी छोटे मोटे खिलौने लेते। मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकता। 4 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला और शाम होने वाली थी। हम अब अपने घर की तरफ निकल पड़े थे और मेरा दोस्त तो उसी गांव में जाने वाला था, लेकिन मेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा दूर था ना। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी माँ ने कुछ पूछ लिया और मुझसे बताया नहीं गया तो पिटाई काफ़ी ज़्यादा होगी, और किसी ने मेले में मुझे देख लिया जो हमारे गांव का हुआ, अब पिटाई पक्की हो जाएगी। काश सब कुछ सही हो जाए। ये मेला यहाँ 30 दिन और चलने वाला था और मेरा दोस्त कहे जा रहा था, तुम्हें यहाँ मेले में मज़ा आएगा, मेरे साथ ही रहना, हर रोज़ यहाँ आ जाना, बहाना लगाकर हम मज़े करते रहेंगे। मेरे पिता ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं, हर रोज़ खर्चा किया करेंगे, पीछे बागीचे हैं, तुम्हें आम खिलाऊंगा। जब मैं वापस आ रहा था तो उसी गांव के बीच से निकला था और वो जला हुआ घर, अब अंदर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था और आसपास लोग किस तरह शोक में डूबे हुए थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या किसी को बचाया गया? एक आदमी ने कहा, कोई नहीं बचा। 4 लोग थे घर में, चारों मारे गए, एक बेचारा 9 साल का बच्चा भी मारा गया। ये सुनकर मैं आगे की तरफ बढ़ गया था। मुझे भी बहुत दुख लग रहा था। क्यों ऊपर वाला इस तरह हमें कष्ट देता है? आखिर उनका क्या कसूर था? पूरा का पूरा परिवार ही जलकर मर गया और बाहर निकलने का उन्हें मौका क्यों नहीं मिला? मैं सोचता सोचता घर आया था, लेकिन इससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का लग रहा था कहीं माँ और पिता को पता ना चल जाए मैं मेले में घूम रहा था। पूरी शाम और रात तक घबराता घबराता अपने घर में घूमता रहा था। कभी माँ का चेहरा देखता, कभी पिता का चेहरा देखता, और मुझे लगने लगा था उन्हें किसी ने बताया नहीं, शायद किसी को पता चला ही नहीं। वो गांव काफ़ी दूर है ना, कोई यहाँ से वहाँ जाता ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई और अगली सुबह माँ कहने लगी, बस 1 दिन का ही फंक्शन था। मैंने जानबूझकर कह दिया, नहीं माँ, काफ़ी दिनों का है और आज भी मुझे जाना है, वहाँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या लिखा मैंने नोटबुक में। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, हमें तुम पर भरोसा है, आज भी तुम जा सकते हो,
पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वैसे भी इस बार तुम्हें फर्स्ट आना है, पिछली बार भी तुम फर्स्ट आए थे। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं माता पिता को उन पर भरोसा काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी भरोसे का फ़ायदा मैं उठा रहा था। थोड़ा गलत लग रहा था लेकिन मैं कोई बुरा काम थोड़े ना कर रहा था। मेरे माता पिता मुझे मेले में जाने ही नहीं देते, हमारे गांव में मेला लगता नहीं, तो एक बार एक बच्ची को मेले में जाना चाहिए ना। फिर से मैं साइकिल उठाकर अपने दोस्त के गांव की तरफ बढ़ चला था। जब मैं उसी गांव के पास से निकला जहां वो घर में आग लगी थी, अब उस घर के आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। उस घर के दरवाजे खिड़कियां सब जल चुके थे। मुझे पहले लगा कोई अंदर भी जा सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है, लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गया। जले हुए मनहूस घर में कोई जाना नहीं चाहता। वहाँ तो जैसे मानूसियत फैली होगी और हर कोई उस घर से दूर रहना पसंद करेगा। वो कहते हैं ना, ऐसी जगहों पर भूत प्रेत का साया होता है और जब कोई कष्ट लेकर मरता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस दिन भी मैं अपने दोस्त के गांव में गया और मेले में हमने बहुत मस्ती की। वो मुझे उस गांव के बगीचे दिखाने के लिए भी लेकर गया और शाम का वक्त कब हो गया पता ही नहीं चला। फिर से मैं अपने गांव की तरफ आ रहा था और उसी गांव के बीच से निकला। अब उस घर के आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर को मनहूस लोगों ने मान लिया हो। आसपास के घर भी बंद लग रहे थे। वक्त 4 बजे का था और मैं देख रहा था कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। आज मुझे लगा जैसे रुक कर देखना चाहिए इस घर में आग कैसे लगी। हमेशा से मैं ऐसी नॉवेल्स पढ़ा करता था जो जासूसी थी। भूतिया कहानियाँ सुनना मुझे पसंद था। मैं हमेशा हर चीज़ में रहस्य ढूंढने की कोशिश किया करता था और आज मुझे लगा जैसे मैं ये जान सकता हूँ जो कोई जान नहीं पाया। पुलिस वालों का भी इतना दिमाग नहीं जितना मेरा है। मैंने ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ी हैं। ये सोचकर मैंने एक तरफ साइकिल को एक खंबे से बांधा और चलकर उस घर के अंदर की तरफ जाने लगा। मैं चलता चलता घर के अंदर गया था, किसी ने देखा तक नहीं, लेकिन उस घर के अंदर इतनी ज़्यादा कालिक थी कि जहाँ पर मैं हाथ लगाता मेरा हाथ काले रंग का हो जाता। मैं डर रहा था। मेरे कपड़ों पर ज़रा भी कालिक नहीं लगनी चाहिए, वरना माँ को पता चल जाएगा कहीं ना कहीं गिर कर आया है, और ख़ास तौर पर किसी जली हुई जगह पर, तो माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी ना। इसीलिए मुझे बचते बचते अंदर चीज़ों को देखना होगा। अंदर मैं देखता गया। वहाँ कुछ सोफे थे जो जले हुए थे, बेड जला हुआ, हर सामान जला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ को आग ने जला कर रख दिया हो। अलमारी एक तरफ से फटी पड़ी थी, अंदर कपड़े जले पड़े थे और लॉकर खोल रखा था। शायद गांव वालों ने खोला होगा या पुलिस वालों ने खोला होगा। यहाँ कोई भी ऐसी काम की चीज़ बची नहीं थी जो आग से बच गई हो। इसलिए मैं बस चीज़ों को देखना चाहता था। मैं तर्क लगा रहा था, आग कहाँ से शुरू हुई होगी? जहाँ सबसे ज़्यादा कालिक है आग वहाँ से शुरू हुई होगी ना। इसके बाद मैं किचन की तरफ जाने लगा। आखिर एक ऐसी जगह जहाँ पर आग ज़्यादातर जलती ही है वो किचन होता है और किचन से आग की शुरुआत हो सकती है। जब मैं किचन में पहुँचा वहाँ बर्तन वैसे के वैसे ही थे जैसे उस रैक में रखे गए हों, बस रंग उनका काला था। वहाँ एक कुकर गैस के ऊपर रखा हुआ था जिसका ढक्कन एक तरफ पड़ा हुआ था। मैं बस देखता रहा और तर्क लगाता रहा, कहानियों के साथ जोड़कर देख रहा था। ऐसी कई कहानियाँ मैंने सुन रखी थी जिसमें किसी ने इस तरह कत्ल करने के लिए किचन में कोई बम लगाया हो। मैं बस वो तर्क जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्या यहाँ पर भी किसी ने इस आग को बढ़ाया तो नहीं? अलग अलग कमरों में मैंने देखा था। उसके बाद मैं घर से बाहर निकला। अब मुझे शांति थी कि कपड़े गंदे होने का डर नहीं। अब मैं घर के इर्द गिर्द घूमने लगा। घर के बिल्कुल पिछली साइड एक नाला था। जब मैं चलते चलते उस नाले के पास पहुंचा, मैंने देखा उस घर की पिछली खिड़की टूटी हुई थी। पीछे एक गोल छेद था और ये छेद खिड़की के टूटने के कारण नहीं बना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कांच को गोल गोल काट दिया हो। पीछे छेद बना रखा था खिड़की में। मैं देखकर हैरान सा हो गया, ऐसी खुली खिड़की कौन बनाता है? ये टूटी नहीं है, पहले से बनाई गई है। और नीचे जब मैंने देखा, एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ दिखी मुझे। मैं जल्दी से नाले के करीब गया। वो चीज़ नाले के अंदर नहीं गिरी थी बल्कि नाले के बाहर ही घास में फंसी हुई थी। मैंने हाथ में उठाई वो चीज़
उसके इर्द गिर्द एक चेन बनी हुई थी और नीचे बड़ा सा लॉकेट, और ये लॉकेट एक पुराना स्टील का छोटा सा डिब्बे के बराबर था। वो गले में पहनने वाली चेन लग रही थी और जब मैंने उस डिब्बी को खोला उसमें कुछ नहीं, खाली टीन की डिब्बी, लेकिन चमकदार और काफ़ी सुंदर। तब मुझे लग रहा था शायद ये ऊपर से नीचे गिरी होगी, हो सकता है आग से पहले, हो सकता है आग के समय, लेकिन मुझे क्या, मुझे एक चमकदार चीज़ मिली है और ऐसी चमकदार चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने उस चेन को गले में पहन लिया और उस डिब्बी को भी अपनी शर्ट के अंदर किया और साइकिल चलाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। चलो कोई बात नहीं, इस घर में घुसने का एक फ़ायदा तो हुआ, एक ऐसी चमकदार चीज़ तो मिली। वो ज़्यादा महंगी नहीं थी लेकिन सुंदर थी। कोई भी मुझे मना नहीं करता अगर उससे मैं ये चीज़ मांग भी लेता। जले हुए घर की हर चीज़ को मनहूस कहा जाता है तो कोई भी उसे हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक बच्चा तो बेवकूफ़ी करता है ना। मैं बस यही मान बैठा था कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मैं बच्चा था इसीलिए भगवान मेरा साथ ज़रूर देते। उस डिब्बी को जब मैं घर में लेके आया था, मैं तो अपनी शर्ट में उसे छिपाए जा रहा, लेकिन उसके बाद माँ ने उस चमकदार डिब्बी को देख लिया। अब माँ सवाल पूछ रही थी और मुझे सवाल का जवाब देना था। मैंने बातें घुमाकर माँ को कह दिया, ये मेरे दोस्त ने दिया है। यहाँ फ्रेंडशिप डे था ना, मेरे दोस्त ने ये दिया है जो उसके चाचा बाहर से लेकर आए थे। उसके चाचा ये 10-15 लेकर आए थे, सस्ता सा है। देखो किस तरह सस्ती लोहे की चेन है और डिब्बी है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे भी उसने एक गिफ्ट दिया। माँ को मैंने बहका दिया था और माँ मान गई, मेरी बातों में आ गई। इसके बाद मैं उस डिब्बी को गले में पहने रहता। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर डिब्बी लगने लगी थी और उस रात उस डिब्बी, उस चेन को पहनकर ही सोया था 11 बजे तक। मुझे नींद आ जाती है लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और पंखे की तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे मेरे इस कमरे के बाहर वाली जो खिड़की है ना, उसके आसपास कोई बच्चा हंस रहा हो। बार बार हंसने की आवाज़ आती और जैसे वो भागकर वहाँ से कहीं दूर चला जाता। मैं अब देखना चाहता था कि मेरे इस कमरे के बाहर कौन है। मैंने उस खिड़की को खोला, अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी हंसने की आवाज़ कमरे के अंदर से आई और इसने मुझे डरा सा दिया। आखिर कौन है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। अब बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, उस जले हुए घर में गया हूँ, वहाँ लोग मारे गए, कहीं किसी की आत्मा मेरे पीछे तो नहीं पड़ गई। बस वो बात दिमाग को खाए जा रही थी और मैं डरे जा रहा था। अब ये बात माँ और पिता को बता भी नहीं सकता था, वो तो ज़्यादा डांटेंगे। और वहाँ से मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, इस चीज़ का डर मुझे सबसे ज़्यादा था। तो क्या करता, खिड़की मैंने बंद कर दी और वो चादर मैंने अपने सर के ऊपर ले ली। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा था, आखिर वो आवाज़ मेरा भ्रम था या सच्चाई थी, क्या था वो। तभी चादर के ऊपर एक परछाई बनी। ऐसा लग रहा था कोई उस बल्ब के आगे हो और परछाई चादर पर बन रही हो। मैं थर थर काँप रहा था। भले ही मैं डरावनी फिल्में देखा करता था, डरावनी कहानियाँ सुना करता था, लेकिन आज हालत पतली हो गई थी। जिंदगी में कभी भूत प्रेत नहीं देखा था और आज लगा भूत पड़ गया पीछे, अब वो मुझे मार देगा। तभी मैंने चादर हटाई और सामने कोई नहीं था। वो परछाई किसकी बनी, मैं बस सोचता रहा। उस रात मैं सोना चाहता था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 12-1 बजे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। चादर मैंने इसी तरह मुंह पर ली हुई थी। सुबह लगभग 7 बजे नींद खुली और माँ ने मुझे उठाया था। जब माँ ने हाथ लगाया मेरी नींद टूटी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे सर पर पसीना ही पसीना आ रहा था और माँ पूछ रही थी क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा। मैं माँ को बताना चाहता था उस डिब्बी के बारे में, वो रात को हुई घटना के बारे में, उस घर के बारे में, लेकिन डांट पड़ती इसलिए मैं चुप रहा था। क्या करता। उसके बाद अगले दिन फिर मैंने साइकिल उठाई। मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता था। इस बार जब मैं उस गांव के करीब पहुंचा, उस घर के आने से पहले ही मैं कुछ पतली वाली गलियों से निकलकर सीधा आगे पहुंच गया। अब उस घर को देखा तक नहीं मैंने और सीधा अपने दोस्त के गांव में। अब अपने दोस्त के साथ बगीचे में घूमा, मेले में घूमा, बहुत ज़्यादा मज़ा और पूरा दिन मस्ती करते करते निकल गया।
पता ही नहीं चला। और शाम के वक्त जब 4 बजे हम उस मेले में फिर से घूमने के लिए आए थे, मेरा ध्यान पड़ा कि एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है। कई जगह झूलों के पीछे वो सफ़ेद कपड़े वाला लड़का, जिसकी उम्र लगभग मेरे ही जितनी होगी। हम दोनों जहाँ जहाँ जाते मुझे वो लड़का नज़र आता और मैं अपने दोस्त को कहता, यार वो लड़का पीछा कर रहा है लगता है। जैसे ही मेरा दोस्त उस तरफ देखता, वो जैसे गायब हो जाता, वो भीड़ में कहीं छिप सा जाता। फिर कभी किसी पेड़ के पास दिखता, कभी किसी भीड़ वाले झुंड में दिखता, तो कभी वापस आते वक्त किसी न किसी घर के पीछे से झांकता हुआ मुझे नज़र आता रहा था। मेरा दोस्त कह रहा था कि उसने किसी को देखा ही नहीं पीछा करते हुए। पता नहीं क्यों छिप छिप कर वो जैसे मेरा पीछा कर रहा था। एक तो रात वाली घटना और अब ये बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, कहीं किसी और स्कूल का बच्चा तो नहीं, कहीं कोई हमारे स्कूल का बच्चा तो नहीं जो मुझे नफ़रत करता हो, जो मेरे साथ कभी ना कभी बात करके गया हो और मैंने उसकी बेइज्जती कर दी हो। मैंने सुना है कि कई बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं, वो पिटाई करने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर आप अकेले हों, और मुझे अकेले में पकड़कर वो मेरी पिटाई तो नहीं कर देगा। ये सोचकर मैंने साइकिल इतनी तेज़ चलाई थी कि कई बार खड्डों में गिर गिर कर मैं आगे बढ़ा था। बार बार मेरे बाजुओं पर खरोंचें आती, लेकिन मैं डर कर साइकिल चलाता और मैंने ठान लिया था, अब मेले वेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब सीधा चुपचाप घर में रहूंगा, मुझे तो डर लग रहा है। शाम को मैं घर पहुंचा और माँ ने फिर से पूछा फंक्शन कैसा था। मैंने बता दिया बहुत अच्छा था, लेकिन अब छुट्टियां हो गई हैं, कुछ दिन फंक्शन नहीं होगा और कहा जा रहा है अब सीधा स्कूल ही खुलेगा। माँ ने कहा ठीक है, चलो तुम्हारे दिन तो अच्छे निकले ना। मैं बस माँ को कहना चाहता था, दिन कुछ ही अच्छे निकले और कुछ घटनाएं डरावनी भी हुई। इसके बाद ये रात का वक्त था और रात को छत पर घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तारे देखने पसंद थे। उसके बाद नीचे आकर मैं सोया करता था। आज जब मैं छत पर चढ़ा हुआ था, पीछे पानी वाली टंकी के पीछे से एक चेहरा दिखा मुझे। ऐसा लग रहा था वो लड़का घर तक पहुंच गया हो। मेरी टांगें कांप रही थी, मैं डर रहा था लेकिन भाग भी नहीं सकता था। कहीं उसकी बात करने के लिए मैं नीचे गया और मेरे मुंह से निकल गया, मेले से पीछा कर रहा है, मैं तो उल्टा फंसूंगा। अब इस लड़के को भी पता है कि मैं मेले में घूमता हूँ, कहीं इसने सबको बता दिया तो भी पिटाई पक्की। अब क्या करूं? मैं बस छत पर एक कोने में खड़ा उसे देखता जा रहा था और वो टंकी के पीछे से सर निकाले हुए टकटकी लगाए मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैं अपने दिल को संभाल कर उसके करीब गया। मैं उससे पूछने लगा, कौन हो तुम? यहाँ ऊपर कैसे चढ़ाए? हमारा घर है, निकलो यहाँ से वरना पापा को बुलाऊंगा, पिटाई बहुत होगी तुम्हारी। तब उसने हल्की सी आवाज़ में कहा था, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें देख रहा था, तुम मेले में कितनी मस्ती कर रहे थे ना। मैं उसको कहता रहा, मेले में? मैं मेले में नहीं गया, देखो मैं घर में रहता हूँ और बस यहीं रहता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं किसी मेले में नहीं घूमता, और ये मेले की बात मत करो, आवाज़ नीचे रखो। तब वो हंसकर कहने लगा, अच्छा घर में किसी को बताया नहीं कि तुम मेले में जाते हो, तो घर में झूठ बोल कर निकल जाते हो। हाँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब उसकी बात सुनकर मैं और डरने लगा था। कौन से मेले में? मैं किसी मेले में नहीं जाता, देखो मैं पापा को बता दूंगा, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। इसके बाद वो कहने लगा, बुलाओ पापा को, मैं भी बताऊंगा कौन कौन से मेले में गए, कौन से बगीचे में गए, साइकिल चलाकर कितनी दूर गए थे, मैं भी सब बताऊंगा। फिर मैं घबराने लगा था, मुझे लगा अब तो चोरी पकड़ी गई, अब मैं क्या करूं। फिर मैं उससे कहने लगा, देखो देखो पापा को मत बताओ, मैं बस तुमसे थोड़ा डर रहा हूँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो तुम्हें पहचान तक नहीं पा रहा। तब वो कहने लगा, मैंने कौन सा कहा कि तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा, मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया? नहीं पहुँचाया ना, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मैं अपने दिल को संभाल कर कहने लगा, तो ठीक है, बताओ क्या बात करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, कब से तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए बात कर नहीं पा रहा, तुमसे धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
मैं अब उससे कहने लगा, देखो मैं अच्छा हूँ, मैं जानता हूँ कई मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो, इसीलिए मेरा पीछा कर रहे थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वो कहने लगा, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। तुम्हें पहले मुझ पर यकीन करना होगा। तुम्हें डर लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम समझ जाओगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैं हंसकर कहने लगा, अच्छा, अंधेरे में डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं डरने वाला नहीं। तुम बात बताओ, क्या बताना चाहते हो, और जल्दी से जाओ यहाँ से। अगर माँ ने देख लिया ना, मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ेगी कि तुम्हारे दोस्त छिप छिप कर घर में आ रहे हैं। अब बताओ जल्दी से, तुम क्या बताना चाहते हो? फिर उसने वो बात बताना शुरू की जिस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, देखो मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरी मौत हो चुकी है। मैं उसकी बातों पर हंसने लगा था। अच्छा, तुम मर चुके हो? तो मैं एक पिशाचिनी हूँ, एक बहुत खतरनाक पिशाचिनी। मैं लड़का थोड़े ना हूँ। फिर वो कहने लगा, मजाक की बात नहीं है, यकीन नहीं हो रहा? पीछे मुड़कर देखो। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगा, एक झटके से वो उस टंकी से गायब हुआ होगा और मेरे पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने टंकी की तरफ मुड़कर देखा, वहाँ वो नहीं था। वो मेरे पीछे आ चुका था और कब आया मैं समझ नहीं पाया। एक झटके में उसने मुझे डरा कर रख दिया और मैं पीछे गिरा। मैं चीखना चाहता था लेकिन खुद को रोका, डांट तो मुझे पड़ेगी ना। तब वो कहने लगा, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं एक भूत हूँ। लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं तुम पर कोई असर नहीं करूँगा, तुम्हें मारूँगा नहीं, चिपकूँगा नहीं। बस मैं भी मजबूर था, मेरी मौत हो गई, मैं भटकती हुई आत्मा बन गया। मैंने कई भूतों की फिल्में देखी थी, कई भूतों की कहानियाँ सुनी थी। आज पहली बार भूत से सामना हुआ था, इसलिए होश उड़ गए थे। फिर भी मैंने खुद को संभाला। कोई बात नहीं, जिस तरह से पहली बार बिल्ली देखने पर अजीब लगता है, कुत्ता देखने पर अजीब लगता है, शेर देखने पर अजीब लगता है, भूत देखने पर भी अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कह तो रहा है नुकसान नहीं करेगा। मैं खड़ा हो गया। अब मैं उस पर शक कर रहा था। सच में तुम एक भूत हो ना? मैं यकीन नहीं कर पा रहा। तभी उसने कहा, अच्छा तो पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ा था। फिर मैंने गर्दन दूसरी तरफ घुमाई जहां वो पहले खड़ा था। वहां से वो गायब हो गया और मेरे पीछे कब पहुंचा पता ही नहीं चला। वो एक झटके में गायब हो सकता था और अब उससे डर कम लग रहा था, बल्कि उत्साहित में ज्यादा हो रहा था। अच्छा, एक बार वो टंकी के ऊपर चढ़ के दिखाओ। वो मेरे सामने गायब हुआ और टंकी पर चढ़ गया। मैं हंसने लगा, वाह कमाल है, वो घर के ऊपर वाली छत, उस पर चढ़ के दिखाओ। वो उस पर चढ़ गया 1 सेकंड में और मैं बहुत ज़्यादा खुश। फिर मैंने उसे हाथ दिया, यहाँ आओ। वो गायब होकर मेरे सामने आ गया। मुझे एक दोस्त मिला था जो भूत था और वो मुझसे बातें करने लगा। अब मैंने उससे पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ही तुम्हें पसंद क्यों आया? मेरा ही दोस्त तुम क्यों बनना चाहते हो? वहाँ और भी कई लड़के थे, तो मेरे दोस्त को मिलो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझेगा। तो वो कहने लगा, हर कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता, हम किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। अब मेरी जो आत्मा है ना, वो इस डिब्बी से जुड़ी है जो तुमने गले में बांध रखी है। मैंने वो चमकदार डिब्बी बाहर निकाली और कहने लगा, अच्छा, चेन से बंधी ये डिब्बी, तुम इससे जुड़े हुए हो? उसने कहा, हाँ, तुम जब घर में आए थे ना, मैं देख रहा था वो लड़का कौन है जो पीछे खड़ा है, बिल्कुल मेरा हम उम्र। बाकी तो बड़े बूढ़े ही वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मौत वहीं पर हुई थी। मैं अपनी लाश को देख रहा था और रोए जा रहा था। मुझे मेरे माँ बाप की आत्मा भी नज़र आई, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं, कहीं गायब हो गए और मैं बस रुकना चाहता था। मैं बहुत काम छोड़कर आया था, स्कूल में मेरे दोस्त हैं, मैं खेला करता था, इतनी जल्दी यहाँ से थोड़े ना जा सकता था। इसीलिए मैंने खुद को वहीं रोक लिया, किसी चीज़ से जोड़ लिया और वो चीज़ घर के बाहर पड़ी थी। जब तुमने उसे उठाया, मुझे लगा मेरा एक दोस्त मिल गया। तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और माफ़ करना, कल रात जो तुम्हें डराया ना, मैं डराना चाहता नहीं था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम तो बहुत ज़्यादा डरने लगे, तब मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे सामने आऊँगा, तब जाकर भरोसा जीत पाऊँगा। उस रात 11 बजे तक मैं उसके साथ बातें करता ही रहा था। वो मुझे अपनी कहानियाँ बताता रहा, कैसे वो खेला करता था और उसने मेरा भरोसा जीत लिया।
फिर मैं उसे अपनी बातें बताने लगा, अपनी परेशानियां बताने लगा और वो मुझसे बातें करता रहा। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था और जो घर में मेरी बात मानता। दोस्त तो बाहर रहते हैं ना, जब घर में होता हूँ तो अकेलेपन को महसूस करता हूँ। अब एक भाई जैसा दोस्त मिल गया था जो भूत था, जिसे कोई देख नहीं सकता था। मेरे घर में मेरे साथ रहता, मेरे कई छोटे मोटे काम करता, वो चीज़ों को उड़ाकर मेरे पास ला सकता था, किसी को मेरे लिए परेशान कर सकता था। अब क्लास में कोई मुझे तंग करता और वो उसे तंग करता। इस तरह समय निकलता जा रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। समय बीतता गया, उससे दोस्ती मेरी बढ़ती गई और लोग जो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे ना, मैं उन्हें विश्वास दिला देता था। अंधेरे में कब्रिस्तान के पास से गुजरना हर कोई डरता था, मैं नहीं डरता था। मेरी जान पहचान वाला भूत सबको डरा देता था। मैं तो डरता नहीं बल्कि उल्टा हंसा करता था। मैं उसे देख सकता था और कोई उसे देख नहीं सकता था। इस तरह से 6 महीने निकल गए थे और वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया करता। मैं अब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो गया था क्योंकि वो मुझे पढ़ाया करता था। वो मुझे नकल भी करवाया करता। हर टेस्ट में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते क्योंकि वो मेरे कान में बोलता रहता, बाकी क्या लिख रहे हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है। मैं अब पढ़ाई में बिना ध्यान लगाए भी नंबर 1 पर आ सकता था। और ये सर्दियों की छुट्टियां हुई थी। भले ही ये हफ्ते की छुट्टियां थीं, लेकिन वो मुझे अब एक ख़ास काम करने को कह रहा था। वो मेरा एक पक्का दोस्त बन गया था, भाई के समान, और मैंने अब उसके काम करने शुरू कर दिए। उसके काम काफ़ी आसान हुआ करते थे। वो कहता था कि उसके कई रिश्तेदार थे, वो उन रिश्तेदारों से मिलना चाहता है, क्या तुम वहाँ तक जा सकते हो। अब उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो आसपास के गांव में ही थे और उसने कहा था किसी से बात मत करना, बस मुझे दुख होगा, मैं उन्हें कुछ समय के लिए देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो। मैं उसे वहाँ पर पहुँचाना चाहता था, लेकिन एक बार जब वो लॉकेट मैं एक घर के बिल्कुल पीछे रख कर आया तो उसके बाद अगले दिन उसे लेने गया। वो रो रहा था और कह रहा था काम नहीं बन रहा, मैं किसी को नज़र नहीं आता और मैं जब किसी को देखने की कोशिश करता हूँ तो इस लॉकेट के अंदर बंद हो जाता हूँ, इस बक्से में बंद हो जाता हूँ। शायद कोई कमी रह गई है, शायद किसी और शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, क्या तुम मेरे लिए उस शक्ति को खोलोगे। मैं उससे पूछ रहा था कौन सी शक्ति, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति खोलनी होगी। तो उसने कहा एक भूत सिर्फ एक इंसान को नज़र आता है, लेकिन जब उसमें शक्ति आ जाए तो वो बाकियों को भी नज़र आ सकता है। तुम मुझे बस उतना शक्तिशाली बना दो कि मैं सबको नज़र आऊँ। मैं अपने कज़न्स को देखना चाहता हूँ, मेरी बहनें जो मामा जी की लड़कियाँ हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे थोड़ी आज़ादी दे दो। मैं उसकी बात मान चुका था और उसने बताया कि इस अमावस को तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा। आधी रात को तुम्हें इस छोटी सी डिब्बी में खास सामान रखना होगा। इससे ये तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ेगी और तुम्हारे शरीर की शक्ति इस डिब्बी में आएगी। इसके बाद मैं बाकियों को भी नज़र आ पाऊँगा, मैं बाकियों पर असर डाल पाऊँगा, मैं आज़ादी की ज़िंदगी भी जी पाऊँगा। अब वो मेरा दोस्त था तो उसका काम तो करना ही था। मैंने माँ को अमावस की रात को कहा कि मैं ऊपर सोना चाहता हूँ। मेरे पिता भी मान गए और मेरी माँ भी मान गई। अब छत से बड़ी मुश्किल से पाइप के सहारे लटक कर मैं नीचे आ गया था और नीचे पहुंचकर मैं अब उस जंगल की तरफ जाने लगा। हमारे गांव के पीछे कई घने पेड़ लगे हुए थे और वहां जाने को उसने कहा था। मैं डर रहा था, फिर भी उस पर भरोसा था। कौन मुझे डरा सकता था, कौन मुझे लूट सकता था जब आपके पास एक भूत हो जो आपकी बात मानता हो। मैं उसके बाद उस जंगल में खास जगह पहुंचा। खंडहर सा बना हुआ था, पुराना किला सा लग रहा था। इस जगह लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का वास है, लोग डरते हैं यहाँ आने से। और वहाँ पर उसने पहले आग जलवाई, फिर उस डिब्बी को आग में रखा और उस डिब्बी के अंदर आग जैसे अपने आप बंद हो रही थी। ये एक भूतिया नज़ारा था जो मेरी आंखों के सामने था। फिर आग में मैं सिंदूर फेंकने लगा, कुछ अजीब अजीब चीज़ें जो उसने मंगवाई थी वो फेंकने लगा। इस तरह वो सारा सामान मैं आग में फेंकता और वो आग गोल गोल होती और डिब्बी में बंद हो जाती।
इसके बाद पूरी की पूरी आग डिब्बी में समा गई। वहाँ राख का निशान तक नहीं था। फिर हंसने की आवाज़, वो हंसने की आवाज़ उस लड़की की थी और वो कहने लगा, आज़ादी आज़ादी, मुझे आज़ादी दे दी। तब उस डिब्बी पर हाथ रखकर उसने कोई खास शब्द कहने को कहे थे। ये अजीब सी भाषा थी। वो कह रहा था ये लैटिन भाषा है और मुझे वो कहने को कहे जा रहा। मैं वो शब्द बोलता गया। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो वो कहता रहा मैं वैसा बोलता रहा। मैंने सवाल तक नहीं किया आखिर लैटिन में ही क्यों। मैं लगभग आधे घंटे बोला था और उसके बाद वो और हंसा और उसके बाद उसने कहा कि मैं खुश हो गया, चलो घर, अब कल से मेरे छोटे छोटे काम कर देना। अब उसने मुझे घर जाने को कहा और मैं घर आकर छत पर ही सो गया। अगली सुबह उसने कहा तुम स्कूल नहीं जाओगे, इस डिब्बी को उस गांव के उस घर के पीछे छोड़कर आना और अगले दिन लेकर निकल आना। वो जैसा जैसा कहने लगा मैं वैसा वैसा करने लगा। पहली बार जब वो डिब्बी उस घर के पीछे रखी थी मुझे लगा कोई उठा कर ना ले जाए, मेरा दोस्त दूर तो नहीं चला जाएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो डिब्बी अगले दिन मैं लेने गया था, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। किसी ने कहा वहाँ पर कोई चोर वोर आया होगा। मैंने ज़्यादा बात नहीं सुनी, पीछे से चुपके से डिब्बी उठाई और मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद फिर से उसने एक दिन ये डिब्बी किसी घर के पीछे रखने को कही। मैं चुपचाप उस घर से थोड़ी दूरी पर वो डिब्बी रख के आ गया। अगले दिन मैं वो डिब्बी लेने गया, लेकिन उस घर में आग लगी हुई थी। वो घर जलकर खाक हो गया था और मैंने जब ये सुना मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने चुपके से वो डिब्बी उठाई और मैंने उससे सवाल किए क्या हुआ यहाँ, और वो कहने लगा पता नहीं, रात को मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, उससे बात करना चाहता था, वो थोड़ा डर रहा था। उसके बाद वो इतना डरा कि मैं चुपचाप बाहर आ गया। फिर पता नहीं अंदर कैसे आग लगी, कोई आया होगा, किसी ने जलाया होगा। वो कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, शायद कोई कातिल है जो आग घरों में लगाता है और लोगों को मारता है। जिस तरह उनके घर में आग लगी उसी तरह इस घर में भी आग लगी। कोई कातिल है जो सबको मारना चाहता है, उसके सब रिश्तेदारों को। अब उस जगह से जब मैं उस डिब्बी को ला रहा था मैंने ध्यान दिया एक बूढ़ा आदमी मेरा पीछा करने लगा था। मुझे डर लग रहा था और मैंने उस भूत से भी कहा शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन वो कहने लगा तुम्हारा पीछा तो करेंगे ही, क्योंकि हो सकता है ये वो कातिल हो। अब उस बूढ़े आदमी की आंखें देख मुझे भी डर लग रहा था। उसकी आंखों में मुझे एक अलग ही खौफ दिख रहा था। मैं साइकिल चलाते घर की तरफ बढ़ने लगा और वो बूढ़ा आदमी भी मेरा पीछा करने लगा था। वो छिप छिप कर मेरा पीछा कर रहा था। मुझे लग रहा था हर जगह जैसे छिप कर वो मुझे देख रहा हो। मैं सीधा घर पहुंचा और वो भूत भी मुझे कहने लगा था तुम्हें बचना होगा, हो सकता है वो तुम्हें मारने की कोशिश करे। मैं उसे ज़्यादा नुकसान शायद ना पहुंचा पाऊं, लेकिन तुम्हें खुद की हिफाजत खुद करनी होगी। मैंने कहा अगर उसने मुझे पकड़ लिया और मारने की कोशिश की तो उसने एक रास्ता बताया, ऐसा करो तुम इस डिब्बी को उसके घर के पास रखना, उसके बाद उसके घर में उसे मैं खुद देख लूँगा। मुझे नहीं पता था वो उसके साथ क्या करेगा, लेकिन बचने का रास्ता यही था। अब एक भूत ही उस कातिल का सामना करेगा, तभी मैं बच सकता हूँ। अगली सुबह मैं स्कूल नहीं गया, बल्कि उस बूढ़े आदमी का घर ढूंढने लगा। जैसे ही वो पहले जले हुए घर में मैं पहुंचा, मैं उस बूढ़े आदमी के चेहरे को बताकर पूछ रहा था वो कहाँ रहता है। 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने बता दिया वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ पता चल गया। वो एक तांत्रिक था, तांत्रिक के साथ साथ एक कॉलेज का प्रोफेसर, आखिर जिसके पास दोनों तरह की जानकारी थी। अब उसके घर की जानकारी ढूंढी और वो भूत मुझे कहता रहा वहाँ छोड़ कर आओ। और मैं जब उस घर के पीछे पहुँचा, मैं डिब्बी रखने ही वाला था, उस बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़ लिया
और जब उसने पकड़ा उस डिब्बी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं उससे बचकर भागना चाहता था, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा, मुझे उठाया और घर के अंदर ले गया। सबसे पहले तो उसने उस डिब्बी को एक बड़े से मर्तबान में डाला जिसमें काले रंग का पानी डाला हुआ था। काले रंग के पानी में उसे डालते ही मुझे वो भूत नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बचाने की कोशिश वो क्यों नहीं कर रहा, मैं समझ नहीं पा रहा था। और उस बूढ़े आदमी ने मुझे कुर्सी से बांध दिया। मुझे लगा अब मौत नज़दीक ही है। तब उस बूढ़े आदमी ने एक चाकू निकाला, मेरे करीब आया। मैं तो चीख तक नहीं पा रहा था। उसने मेरे अंगूठे पर चाकू चुभोया, खून की कुछ बूंदें चाकू पर लगाई और उसे उस काले से तेल में घोल दिया। तब उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, मैं मुंह की पट्टी खोलूँगा, चीखना मत। और पट्टी खोलने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम कितनी बड़ी मुसीबत में थे। तुम जिंदा बच गए। मैं सर हिलाकर उसको मना कर रहा था। मैं उससे कुछ सुनना नहीं चाहता था। मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जो जो उसने बताया यकीन करना पड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है ये डिब्बी क्या है? ये चेन से बंधी डिब्बी खाली है ही नहीं। इसमें जो चीज़ है वो किसी को नज़र नहीं आती। जिसे नज़र आती है वो मौत के करीब पहुंच जाता है। इस डिब्बी में रास्ता है नर्क का, जहन्नुम का, हेल, कई नामों से जाना जाता है उसे। और जिस आत्मा को तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। नर्क से आया वो ऐसा शैतान है जो इस दुनिया को भी जहन्नुम बना सकता है। मैं हैरान था। तब उसने पट्टी खोली और मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे सब कुछ बताया। जहन्नुम का ये शैतान उस घर में भी था, उस लड़के के साथ जिसकी उम्र 9 साल थी। उसका बड़ा भाई 15 साल का, उसके पास भी ये बक्सा था, ये चेन थी। और इस प्रोफेसर ने उसे समझाया था इसमें कुछ गड़बड़ है। वो उसे कहाँ से मिली उसने बताया नहीं, लेकिन उसी रात जलकर मौत हो गई थी पूरे परिवार की। तो मैं ढूंढ रहा था आखिर वो बक्सा कहाँ गया, चेन कहाँ गई। वो मुझे मिली ही नहीं, लेकिन मैं उनके सब रिश्तेदारों को ढूंढने लगा। कहीं ना कहीं कोई कड़ी तो मिलेगी। फिर मैंने वो बक्सा तुम्हारे गले में देखा था। उस दिन जब उस घर में आग लगी मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा। मुझे शक था घर की आग इतनी आसानी से कैसे लग गई और उस घर के भी सब लोग कैसे मारे गए जलकर। बिल्कुल वैसा माहौल। और जब तुम्हारे गले में वो डिब्बी देखी मैं समझ गया अब किसी और मोहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तब उस बूढ़े आदमी से कहने लगा था, क्या क्या वो जहन्नुम से आया शैतान, क्या वो सबको मारेगा? तो उसने कहा, पता नहीं, वो बस अपना राज छिपा कर रखता है और अपने मकसद को अंजाम देता है। जिसे भी वो मारता है उसके मकसद में है ये कोई बड़ा काम करना चाहता है, अपने राज को राज बनाए रखता है। तुम्हें क्या लगता है लोग भूतों पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि राज दबा ही रहता है। जब लोग सामने से देखेंगे तभी यकीन करेंगे ना, और जिन्होंने देखा है वो जिंदा भी तो बचने चाहिए। जहन्नुम के शैतान पर यकीन भी तभी किया जाएगा ना जब उसे कोई देखेगा और जिंदा बचेगा। उसके राज जानने वाले भी मौत के करीब पहुंच जाते हैं और इस डिब्बी को कहीं कहीं दूर पहुंचाना होगा। ये मौत का रास्ता है जो हमारे लिए भी खतरा लेकर आ सकता है। मैं कब से इस डिब्बी को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उस घर में उन 5 लोगों का कत्ल हुआ था और कौन उनका गला रीत गया पता नहीं चला। मुझे तब भी शक हुआ। उसके बाद जला हुआ घर, तब मुझे पक्का पता था किसी और मोहरे का इस्तेमाल हो रहा है। और आज तुम्हें मैंने पकड़ लिया। यकीनन मुझे मारने के लिए भेजा था ना उसने? मैंने कहा, हाँ, यहाँ डिब्बी रखने को कहा था। जहाँ भी मैं डिब्बी रखता वो वहाँ कुछ ना कुछ करता। उसके बाद मैं डिब्बी लेकर चला जाता। वो मुझे तभी नज़र आता जब डिब्बी मैंने उस चेन के ज़रिए गले में पहनी हुई होती। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अब ये मेरे पास छोड़ दो, मैं
देखता हूँ इसके साथ क्या किया जाता है। तुम अपने घर चले जाना और इस कहानी को राज बना कर रखना, किसी को बताना मत। ये राज जितने कानों तक पहुँचेगा खतरा उतना बढ़ता जाएगा। मैं साइकिल चलाकर घर आ गया था और रास्ते में रोता रोता इतनी बड़ी मुसीबत टल गई थी। उसके बाद मैं घर आया और इस बात को भूलने लगा। 3 दिनों तक मेरे घर पर वो बूढ़ा आया नहीं, कोई जवाब देने। आगे कुछ हुआ या नहीं मैं जान ही नहीं पाया। 10 से 12 दिन बाद मेरा मन किया जाकर देखता हूँ आखिर वहाँ क्या हुआ, आखिर उसने अंत किया या नहीं, मुझे वो जवाब देगा ना। जब मैं उस घर में पहुँचा था, जला हुआ वो घर, मैं पड़ोसियों से पूछ रहा था यहाँ क्या हुआ और उन्होंने वैसी ही कहानी बताई। घर जल गया, दरवाजे बंद थे और वो बूढ़ा आदमी जलकर मारा गया। जब मैं उस घर में चीज़ें ढूंढने गया था वहाँ कुछ नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया आधा सामान पुलिस ले गई, आधा चोरों ने चुरा लिया। घर में अब कुछ नहीं बचा। आखिर वो डिब्बी कहाँ गई, मैं आज भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस घटना को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। मैं बस ये जानता हूँ ये कहानी जितने कानों तक पहुँचेगी खतरा उतना बढ़ता जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी इस कहानी को जानते हैं। आपके घर के आसपास कोई चमकदार डिब्बी तो नहीं पड़ी? अगर आपको भी वो नज़र आ रहा है या उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है तो अपना ख्याल रखिएगा। वो बच्चा बनकर सबको बहकाता है। क्या तुम यहाँ हो मेरे दोस्त? कहाँ हो तुम मेरे दोस्त?